आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज में उतरने वाले हैं ना जो क्रिएटिविटी के सारे नियम ही तोड़ देती है। ऑस्टिन क्लियोन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किताब सिर्फ पेंटर्स या म्यूजिशियंस के लिए नहीं है। हाँ, ये तो सबके लिए है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम में कुछ नया लाना चाहता है, चाहे वो बिजनेस में हो, कोडिंग कर रहा हो या बस अपने लाइफ को और क्रिएटिव बनाना चाहता हो। सही बात है। आज की हमारी ये पड़ताल, ये एक सफर जैसा है। एक ऐसे इंसान का सफर जो खाली पन्ने को देखकर डरता है। हाँ, इस सोच से कि मेरे पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये किताब उस इंसान को उस डर से निकालकर एक ऐसे कलाकार में कैसे बदलती है जो रोज कुछ नया बनाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले आइडिया से। हाँ, तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े और शायद विवादास्पद विचार पर चलते हैं जो इस किताब की नींव है। कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा, ये क्या बात हुई? ये तो हर उस कलाकार की बेइज्जती है जो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। पहली बार में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया हो। हाँ। लेकिन क्लायोन का मतलब ये नहीं है कि नए आइडियाज होते ही नहीं है। उनका पॉइंट ये है कि कोई भी आइडिया हवा में से शून्य से पैदा नहीं होता। हर नया आइडिया वो पुराने आइडियाज का एक नया मिश्रण होता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो सबसे क्रिएटिव लोग हैं वो असल में सबसे अच्छे चोर हैं? चोर नहीं कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छे क्यूरेटर हैं। क्यूरेटर? हाँ, या फिर डीजे सोच लीजिए। एक डीजे क्या करता है? गाने मिक्स करता है। हाँ, वो गाने बनाता नहीं है। वो पहले से बने हुए गानों को चुनता है और उन्हें इस तरह मिलाता है कि एक बिल्कुल नई एनर्जी, एक नया माहौल बन जाता है। अच्छा। इसी तरह एक क्रिएटिव इंसान दुनिया भर के आइडियाज को देखता है, उनमें से बेहतरीन को चुनता है और उन्हें मिलाकर कुछ ऐसा बना देता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आपकी अपनी आवाज इसी मिक्स से पैदा होती है। ये एक मजेदार नजरिया है। तो फिर चोरी और प्रेरणा के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? क्योंकि एक तरफ तो प्लेजरिज्म है जो कि गलत है, और दूसरी तरफ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, सारांश में नकल करने के दो तरीकों में एक बड़ा फर्क बताया गया है। ओके। एक है ब्लाइंड कॉपी, मतलब किसी पेंटिंग की फोटोकॉपी निकाल लेना। नतीजा एकदम वैसा ही होगा, पर उसमें कोई आत्मा नहीं होगी, कोई सीख नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है इंस्पायर्ड कॉपी। इसका मतलब है उस पेंटिंग को घंटों देखना, ये समझना कि पेंटर ने रंगों का इस्तेमाल कैसे किया, ब्रश कैसे चलाया, लाइट और शैडो का खेल क्या है। मतलब उसके प्रोसेस को समझना। बिल्कुल। और फिर उन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी बिल्कुल अलग पेंटिंग बनाना। एक चोरी है, दूसरा सीखना। क्लियोन कहते हैं कि एक आर्टिस्ट से चोरी मत करो, 100 आर्टिस्ट से करो। अच्छा। जब आप 100 अलग-अलग लोगों से प्रेरणा लेते हैं तो आपका काम किसी की कॉपी नहीं लगता, वो आपका अपना बन जाता है। मुझे इस सारांश की एक बात ने सच में चौंका दिया। वो कहते हैं कि अपने हीरो की पूजा मत करो, उनसे सीखो। अपने आइडल्स को भगवान नहीं टीचर बनाओ। हाँ, ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। क्या आप इसे थोड़ा और खोल सकती हैं? हाँ, ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम किसी को भगवान मानकर पूछते हैं ना, तो हम उन्हें एक पेडिस्टल पर रख देते हैं जहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। हम बस उनकी तारीफ करते रह जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें एक टीचर की तरह देखते हैं तो रिश्ता बदल जाता है। कैसे? आप अपने टीचर के काम को खोलकर देखते हैं, उसके पुर्जे पुर्जे अलग करते हैं, ये समझने के लिए कि वो काम कैसे करता है। आप सवाल पूछते हैं और शायद उनसे आगे निकलने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर से आगे निकलने की कोशिश करता है। यही असली विकास है। ठीक है, तो माइंडसेट तो साफ हो गया। हमें शून्य से कुछ बनाने के दबाव से आजाद होना है और अपने आसपास की दुनिया से एक डीजे की तरह प्रेरणा लेनी है। लेकिन इसके बाद क्या? आइडियाज इकट्ठा करने के बाद जब असल में कुछ बनाने की बारी आती है तो एक दूसरा डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। परफेक्शन का डर। हाँ, कि जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा। तो इसका क्या हल है? सारांश इस सोच को पूरी तरह से नकारता है। वो कहता है अपना वर्क इन प्रोग्रेस शेयर करो।
अपनी प्रक्रिया, अपनी गलतियां, अपने अधूरे काम को दुनिया के साथ साझा करो। लेकिन लोग अधूरा काम क्यों देखना चाहेंगे? क्या इससे हमारे काम की वैल्यू कम नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे वैल्यू बढ़ती है। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, लोग आपकी कहानी से जुड़ते हैं। अच्छा। वो सिर्फ आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखते, बल्कि उसे बनाने के पीछे की मेहनत और संघर्ष को भी देखते हैं, जिससे गहरा कनेक्शन बनता है। ये बात तो सही है। दूसरा, आपको अर्ली स्टेज में ही इतना वैल्यूएबल फीडबैक मिल जाता है कि आप रास्ते में ही सुधार कर सकते हैं। बजाय इसके कि पूरा काम खत्म होने के बाद पता चले कि इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है। एग्जैक्टली। और तीसरा, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब लोग आपके छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना करते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। ये वर्क इन प्रोग्रेस साझा करने वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि ये दबाव कम करती है। और शायद यही वजह है कि किताब साइड प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर देती है, क्योंकि वहां तो कोई दबाव होता ही नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। साइड प्रोजेक्ट्स आपकी क्रिएटिविटी की लैबोरेटरी हैं। लैबोरेटरी। हाँ, आपके मेन काम में अक्सर डेडलाइन होती हैं, बॉस की उम्मीदें होती हैं और फेल होने का डर होता है। लेकिन साइड प्रोजेक्ट्स वो सिर्फ मजे के लिए होते हैं। वहाँ आप खुलकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं बिना किसी दबाव के। सारांश में एक बेहतरीन बात कही गई है कि आपके साइड प्रोजेक्ट्स में ही आपके अगले करियर के बीच छिपे हो सकते हैं। क्या इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? अरे बहुत सारे हैं। आपको पता है, मशहूर गेम एंग्री बर्ड्स बनाने वाली कंपनी रोवियो, हाँ, उसे बनाने से पहले 51 गेम बनाकर फेल हो चुकी थी। वाह। वो 51 गेम उनके साइड प्रोजेक्ट्स जैसे ही थे, जिनसे उन्होंने सीखा, एक्सपेरिमेंट किया। 52वां गेम उनका मेन करियर बन गया। वाह। इंस्टाग्राम की शुरुआत भी एक अलग ऐप बर्बन के साइड फीचर के तौर पर हुई थी। अच्छा। तो साइड प्रोजेक्ट्स खेलने की जगह है, और खेल खेल में ही अक्सर सबसे बड़े आविष्कार होते हैं। और रचनात्मकता का मतलब सिर्फ खेलना और मजे करना नहीं है। मुझे सारांश का वो हिस्सा भी बहुत पसंद आया जहां वो बोरिंग होने की बात करते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि क्रिएटिव लोग हमेशा कुछ तूफानी कर रहे होते हैं, पर सच शायद कुछ और है। सच यही है कि हर तूफान के पीछे सालों की शांत साधना होती है। किताब कहती है कि एक बोरिंग जिंदगी जियो। बोरिंग जिंदगी? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई रोमांच ना हो। इसका मतलब है अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन बनाओ। ओके। ये ही वो उबाऊ काम है जो एक शौकी और एक पेशेवर के बीच का अंतर तय करता है। एक लेखक को रोज लिखना पड़ता है, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। एक एथलीट को रोज घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यही अनुशासन आपको उस दिन भी काम करने में मदद करता है जिस दिन आपका मन नहीं होता। रचनात्मकता प्रेरणा का इंतजार नहीं करती, वो अभ्यास से पैदा होती है। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। पहले मानसिकता बदलो, फिर काम करने की आदतें डालो। अब आते हैं रणनीति पर। इन सब आदतों को सफलता में कैसे बदला जाए? सारांश में एक सरल सा फॉर्मूला दिया है, रचनात्मकता प्लस दिनचर्या इक्वल टू सफलता। ये उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ता है कि प्रेरणा एक बिजली की तरह अचानक कौंधती है। ज्यादातर लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। सही बात है। लेकिन पेशेवर लोग जानते हैं कि प्रेरणा काम करने से आती है, काम का इंतजार करने से नहीं। जब आप रोज सुबह 9 बजे अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं, तो आपका दिमाग सीख जाता है कि ये क्रिएटिव होने का समय है। अच्छा। धीरे धीरे प्रेरणा खुद ब खुद आने लगती है। निरंतरता की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। रोज एक पेज लिखना साल के 365 पेज बन जाते हैं, जो एक पूरी किताब है। बिल्कुल। ये तो हुई काम करने की बात, लेकिन करियर की शुरुआत में एक और बड़ा सवाल होता है, पैसे और सीखने के बीच किसे चुने? बहुत जरूरी सवाल है। किताब कहती है पैसे बाद में, सीख पहले। सुनने में तो और अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां किराया देना है, ईएमआई भरनी है, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। किताब का मतलब ये नहीं है कि कोई भूखा रहकर काम करे, नहीं। तो फिर इसका मतलब है प्राथमिकता। मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है। मान लीजिए आपके पास 2 जॉब ऑफर है। एक में पैसे थोड़े ज्यादा हैं, पर काम रूटीन है और आपका बॉस आपको कुछ नया नहीं करने देता। दूसरे ऑफर में पैसे थोड़े कम हैं, पर आपको इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों के साथ काम करने और वो स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है जो अगले 10 साल तक काम आएंगी। किताब आपको दूसरा विकल्प चुनने की सलाह देगी। दाज नहीं कर सकते
तो पैसा आपके पीछे आएगा। ये लॉन्ग टर्म सोच है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करने की बात है। और आज के दौर में ये वैल्यू कहीं से भी बनाई जा सकती है। सारांश का एक और पॉइंट है, भूगोल अब मायने नहीं रखता। हाँ, ये शायद इस किताब की सबसे उम्मीद भरी बात है। ये इंटरनेट की देन है। 20 साल पहले अगर आपको लेखक बनना होता तो शायद आपको दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता। सही बात है। फिल्म मेकर बनना होता तो मुंबई जाना पड़ता। अवसर कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थे। आज इंटरनेट ने वो सारी दीवारें गिरा दी हैं। सकते हैं। आपका काम ही आपका नया बायोडेटा है। अगर आपके काम में दम है तो दुनिया आपको ढूंढ लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और प्रेरणादायक है, लेकिन इन सब को करने के लिए जो एक चीज चाहिए वो है आत्मविश्वास। और अक्सर शुरुआत में वही नहीं होता। यहीं पर किताब का सबसे मशहूर और शायद सबसे गलत समझा जाने वाला फ्रेज आता है, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये पाखंड के बारे में है? नहीं, इसका मतलब पाखंडी होना या झूठ बोलना कतई नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और सकारात्मक मतलब है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम को समझना होगा। ये वो वाली भावना है जब आपको लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी सबको पता चल जाएगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और मैं एक धोखेबाज हूँ। हाँ, ये तो महसूस होता है कभी कभी। दुनिया के सबसे सफल लोगों को भी ये महसूस होता है। तो फेक इट का मतलब क्या है? फेक इट का मतलब है उस भावना के जाने का इंतजार मत करो, क्योंकि वो शायद कभी पूरी तरह नहीं जाएगी। अच्छा। इसका मतलब है कि उस डर के बावजूद एक लेखक की तरह हर दिन लिखने बैठो, एक आर्टिस्ट की तरह सोचो, उनकी तरह काम करो, भले ही अंदर से आपको वैसा महसूस न हो रहा हो। मतलब उस भूमिका को निभाने का नाटक करो जिसे आप असल में जीना चाहते हो। बिल्कुल। धीरे धीरे वो कुर्सी, वो कीबोर्ड और वो शब्द आपकी असलियत बन जाएंगे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि आप अब नाटक नहीं कर रहे हैं, आप वही बन चुके हो। वाह। आत्मविश्वास एक्शन लेने से आता है, एक्शन लेने का इंतजार करने से नहीं। वाह। तो इस सारी चर्चा को अगर समेटना हो तो सबसे बड़े सबक क्या हैं? मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि क्रिएटिव होने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आह। हाँ, ये रचनात्मकता को कुछ चुने हुए लोगों की जागीर होने के विचार से आजाद करता है। ये कहता है कि क्रिएटिविटी हम सबके अंदर है, बस उसे बाहर निकालने का तरीका सीखना है। दूसरा, समझदारी से कॉपी करना या कहें कि दूसरों से सीखना चोरी नहीं बल्कि एक कला है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोचना बंद करें और करना शुरू करें। The only way to start is to start। बिल्कुल। यह किताब रचनात्मकता को एक भारी भरकम डरावने पहाड़ के बजाय एक मजेदार रोजाना की यात्रा के रूप में देखती है। ये हमें गलतियां करने, दूसरों से सीखने और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने की इजाजत देती है। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है जो किसी को भी शुरू करने की हिम्मत दे सकता है। और आज की इस पड़ताल से एक अंतिम विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी रचनात्मकता अनिवार्य रूप से दूसरों के विचारों का एक मिश्रण है, तो फिर किसी कलाकार की अपनी अनूठी आवाज या शैली वास्तव में क्या है? ये उन सभी प्रभावों के मिश्रण से कैसे उभरती है? और क्या ये कभी पूरी तरह से अपनी हो सकती है?